श्रीलंका एक बहुत सुंदर आइलैंड देश है। यह विशाल इंडियन ओशन में बसा हुआ है। यह इंडिया देश के ठीक साउथ में है। इस आइलैंड का एक खास निकनेम है। लोग इसे अक्सर इंडियन ओशन का मोती कहते हैं। यह नाम इसकी जबरदस्त सुंदरता और वैल्यू को दिखाता है। कई सदियों से श्रीलंका अपने शानदार नेचुरल नजारों के लिए जाना जाता है। इसका एक बहुत रिच और गहरा कल्चरल हेरिटेज भी है। यह आइलैंड इस रीजन में खूब चमकता है और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इसकी पोजीशन ने इसे हमेशा इंपॉर्टेंट बनाया है। आइलैंड की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। यह पुराने समुद्री ट्रेड रूट्स पर पड़ता है। ये रूट्स ईस्ट और वेस्ट को जोड़ते थे। बहुत सारे जहाज श्रीलंका के पास से गुजरते थे। इससे यह आइलैंड ट्रेड और मेलजोल के लिए एक की पॉइंट बन गया। आज भी मॉडर्न शिपिंग लेन्स के लिए इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है। इसके पोर्ट्स पर कंट्रोल पाना हिस्ट्री में कई पावर्स का गोल रहा है। इस इंपॉर्टेंस ने इसके पास्ट को सेकिल दिया है और आज भी इसके प्रेजेंट पर असर डालता है। श्रीलंका इंडियन ओशन रीजन में एक वाइटल लिंक का काम करता है, जो अलग अलग कल्चर्स और इकोनॉमीज को समुद्री एक्टिविटीज के जरिए जोड़ता है। श्रीलंका में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ सुनहरी रेत वाले प्यारे बीचेस हैं, चाय के पौधों से ढकी हरी पहाड़ियां हैं। पुराने शहर एक लंबे पास्ट की कहानियां सुनाते हैं। वाइल्ड लाइफ बहुत विविध है और देखने में एक्साइटिंग है। ये अट्रैक्शंस हर साल बहुत सारे विजिटर्स को आइलैंड पर लाते हैं। वे इसके यूनिक चार्म और हॉस्पिटैलिटी को एक्सपीरियंस करने आते हैं। नेचर और कल्चर का यह मिक्सचर श्रीलंका को सचमुच एक स्पेशल डेस्टिनेशन बनाता है। लोग अक्सर इसके लोगों की गर्मजोशी और इसके ट्रेडिशंस की रौनक से खुश हो जाते हैं। इस वीडियो में हम श्रीलंका की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसकी ज्योग्राफी को देखेंगे। हम इसके अलग अलग लैंडस्केप्स के बारे में जानेंगे। हम इसकी लंबी और फैसिनेटिंग हिस्ट्री में सफर करेंगे। हम इसके वाइब्रेंट कल्चर और ट्रेडिशंस को डिस्कवर करेंगे। हम इसकी इकोनॉमी पर भी चर्चा करेंगे। हम इसके करंट अफेयर्स और आज दुनिया में इसकी जगह को समझेंगे। मकसद है इस आइलैंड देश को बेहतर तरीके से समझना। ये इंडियन ओशन की मोती के बिना एक जर्नी है जो इसके कई पहलुओं को सामने लाएगी। श्रीलंका एक खास शेप का आइलैंड है। यह इंडिया के सदर्न टिप से गिरते हुए आंसू जैसा दिखता है। आइलैंड लैंड एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है। इसका टोटल एरिया लगभग 65,610 स्क्वायर किलोमीटर है। यह इसे एक कॉम्पैक्ट लेकिन अविश्वसनीय रूप से विविध देश बनाता है। पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका को इंडियन सबकॉन्टिनेंट से अलग करते हैं। अपने छोटे साइज के बावजूद आइलैंड में कमाल के फिजिकल फीचर्स की वैरायटी है। यह जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इसकी इकोलॉजिकल रिचनेस और यहां होने वाली इंसानी एक्टिविटीज की रेंज में काफी योगदान देती है। श्रीलंका का दिल इसके सेंट्रल हाईलैंड्स हैं। ये पहाड़ आइलैंड के साउथ सेंट्रल हिस्से में शान से ऊंचे उठते हैं। कुछ चोटियां 2500 मीटर से भी ऊंची हैं। विद्रुतालागाला सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये हाईलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्रीलंका की ज्यादातर बड़ी नदियों का सोर्स है। हाईलैंड्स का कूल क्लाइमेट चाय उगाने के लिए परफेक्ट है। फेमस सीलोन टी इन्हीं धुंध भरी पहाड़ियों से आती है। ये रीजन यूनिक पौधों और जानवरों का भी घर है। यहाँ कई क्लाउड फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जो देखने में कमाल के सीनरी बनाते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स के चारों ओर बड़े मैदान हैं। ये मैदान कोस्ट्स की तरफ फैले हुए हैं। श्रीलंका का कोस्टल बेल्ट अपने सुंदर रेतीले बीचेस के लिए जाना जाता है। इन एरियाज में लैगून्स और मार्शेस भी हैं। कई नदियां पहाड़ों से निकलकर मैदानों से होते हुए समुद्र में मिलती है। महावेली नदी श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। यह सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैदान आइलैंड की ज्यादातर एग्रीकल्चर, खासकर चावल की खेती को सपोर्ट करते हैं। हाईलैंड्स से लोलैंड्स तक का बदलाव लैंडस्केप्स का एक बदलता हुआ पैनोरमा दिखाता है। श्रीलंका का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। इसका मतलब है कि यह आमतौर पर पूरे साल गर्म और ह्यूमिड रहता है। आइलैंड में मॉनसून सीजन्स आते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून मई से सितंबर तक वेस्टर्न और सदर्न हिस्सों में बारिश लाता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून दिसंबर से फरवरी तक ईस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्सों में बारिश लाता है। पूरे आइलैंड पर बारिश अलग अलग होती है। साउथ वेस्ट के वेट जोन में बहुत बारिश होती है। नॉर्थ और ईस्ट के ड्राई जोन में कम बारिश होती है। यह क्लाइमेटिक वेरिएशन अलग अलग रीजन्स में एग्रीकल्चर और लाइफस्टाइल्स पर असर डालता है। श्रीलंका की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। पुराने क्रॉनिकल्स के मुताबिक आइलैंड की कहानी इंडिया से प्रिंस विजया के आने से शुरू होती है।
यह घटना 5th सेंचुरी बीसी के आसपास हुई थी। उन्हें सिंहली लोगों का ट्रेडिशनल फाउंडर माना जाता है। इससे पहले वेददास नाम के इंडिजिनस लोग आइलैंड पर रहते थे। अनुराधापुरा किंगडम पहले बड़े किंगडम्स में से एक था। यह 1000 साल से भी ज्यादा फला फूला। इस पीरियड में इंप्रेसिव कंस्ट्रक्शंस वाली एक सोफिस्टिकेटेड सिविलाइजेशन डेवलप हुई। श्रीलंकन हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी बुद्धिज्म का आना। यह 3rd सेंचुरी बीसी में किंग देवनामपियातिस्सा के राज में आया। इंडियन एम्परर अशोका के बेटे महिंदा बुद्धिज्म को आइलैंड पर लाए। बुद्धिज्म जल्दी ही मेन रिलीजन बन गया। इसने श्रीलंका के कल्चर, आर्ट और गवर्नेंस को गहराई से इन्फ्लुएंस किया। इस एंशिएंट पीरियड के दौरान श्रीलंकन्स ने इंजीनियरिंग में बड़ी चीजें हासिल की। उन्होंने बड़े टैंक्स और कैनाल्स वाले मैसिव इरिगेशन सिस्टम्स बनाए। इन सिस्टम्स ने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया और बड़ी पॉपुलेशंस को फलने फूलने दिया। अनुराधापुरा पीरियड के बाद कैपिटल अक्सर बदलता रहा। पोलोनारुवा किंगडम 11th से 13th सेंचुरी सी तक प्रोमिनेंट रहा। इस दौर में भी आर्ट, आर्किटेक्चर और इरिगेशन में शानदार अचीवमेंट्स हुई। पराक्रम बाहुद ग्रेट जैसे राजा ओहन को उनके कंट्रीब्यूशंस के लिए याद किया जाता है। हालांकि इन किंगडम्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। साउथ इंडियन डायनेस्टीज से हमले हुए। आइलैंडर्स ने अपनी जमीन और कल्चर को डिफेंड करने में गजब की रेजिलियंस दिखाई। इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस डेवलप होते रहे और आने वाली जनरेशंस के लिए एक रिच लेगेसी छोड़ गए। पोलोनारुवा के डिक्लाइन के बाद आइलैंड के अलग अलग हिस्सों में दूसरे छोटे किंगडम्स उभरे। इनमें दम्बादेनिया या पाहुवा, गम्पोला, कोट्टे और सितावाका शामिल थे। हर किंगडम का अपना इन्फ्लुएंस का पीरियड था और उन्होंने श्रीलंकन हिस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ी। यूरोपियंस के आने से पहले का यह पीरियड इंटरनल पॉलिटिकल शिफ्ट्स और रीजनल पावर सेंटर्स वाला था। इन एंशिएंट और मिडिवल पीरियड्स के आर्कियोलॉजिकल साइट्स अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। वे एक रिच और कॉम्प्लेक्स पास्ट के सबूत हैं। ये अवशेष आइलैंड की ग्लोरियस हिस्ट्री में इनवैल्यूएबल इनसाइट्स देते हैं। यूरोपियंस के आने से श्रीलंका की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। पोर्चुगीज पहले थे जिन्होंने यहां एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बनाई। वे 1505 में आए। शुरू में उनका इंटरेस्ट स्पाइस ट्रेड, खासकर सिनामन में था। उन्होंने धीरे धीरे आइलैंड के कोस्टल एरियाज पर कंट्रोल कर लिया। पोर्चुगीज ने लोकल पॉपुलेशन को कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। उनका रूल अक्सर हार्श होता था और उन्हें इनलैंड कैंडियन किंगडम से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस आज भी कुछ सरनेम्स, वर्ड्स और कल्चर के कुछ पहलुओं में देखा जा सकता है। उनके फोर्ट्स कोस्टलाइन पर बने हुए हैं। मिड 17th सेंचुरी में डच ने पोर्चुगीज को डोमिनेंट यूरोपियन पावर के तौर पर रिप्लेस कर दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बीओहसी का फोकस ट्रेड को कंट्रोल करने पर था। वे एडमिनिस्ट्रेशन में पोर्चुगीज के मुकाबले ज्यादा सिस्टमैटिक थे। डच ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैनाल्स बनवाए। उन्होंने रोमन डच लॉ भी इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी श्रीलंका के लीगल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। पोर्चुगीज की तरह डच को भी कैंडियन किंगडम से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जो सेंट्रल हाईलैंड्स में इंडिपेंडेंट बना रहा। डच पीरियड ने डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स छोड़े, खासकर गाले जैसे कोस्टल टाउन्स में। ब्रिटिश अगले कॉलोनियल रूलर्स बने। उन्होंने 1796 में डच से कोस्टल एरियाज का कंट्रोल ले लिया। 1815 तक उन्होंने कैंडियन किंगडम को भी जीत लिया। यह पहली बार था जब पूरा आइलैंड किसी एक फॉरेन पावर के अंदर था। ब्रिटिश ने सिग्निफिकेंट चेंजेस किया। उन्होंने इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बनाया। उन्होंने कॉफी, फिर टी और रबर के बड़े प्लांटेशंस डेवलप किए। इससे इकोनॉमी और लैंडस्केप बदल गया। इन प्लांटेशंस पर काम करने के लिए साउथ इंडिया से इंडेंचर्ड लेबरर्स लाए गए, जिससे आइलैंड के एथनिक मेकअप में एक और लेयर जुड़ गई। ब्रिटिश पीरियड के दौरान श्रीलंकन्स में सेल्फ रूल की इच्छा बढ़ी। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स उभरे जो इंडिपेंडेंस की वकालत कर रहे थे। डीएस, सेना नायके जैसे लीडर्स ने की रोल्स निभाए। श्रीलंका, जिसे तब सीलोन कहा जाता था, आखिर में फरवरी 4, 1948 को पीसफुली इंडिपेंडेंस हासिल कर गया। यह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर एक डोमिनियन बन गया। इंडिपेंडेंस के शुरुआती साल नेशन बिल्डिंग पर फोकस्ड थे। हालांकि
अंदरूनी एथनिक टेंशन्स आखिर में एक लंबे और ट्रैजिक सिविल वॉर का कारण बने। यह कॉन्फ्लिक्ट लगभग 3 डेकेड्स तक चला, 1983 1983 से 2009 तक, जिसने देश की प्रोग्रेस और सोशल फैब्रिक पर गहरा असर डाला। सेक्शन 5, कल्चर की टेपेस्ट्री श्रीलंका में रिलीजन और एथनिसिटी। रिलीजन श्रीलंकन लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बुद्धिज्म सबसे प्रमुख रिलीजन है। लगभग 70% पॉपुलेशन थेरवाद बुद्धिज्म को फॉलो करती है। यह एंशिएंट टाइम्स में आइलैंड पर इंट्रोड्यूस हुआ था और इसने देश की आइडेंटिटी को शेप दिया है। पूरे श्रीलंका में शानदार बुद्धिस्ट टेम्पल्स और स्तूपाज पाए जाते हैं। कैंडी में टेम्पल ऑफ द सेक्रेड ट्रॉथ रेलिक जैसी जगहें बहुत पूजनीय हैं। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स और फेस्टिवल्स देश के कल्चरल फैब्रिक में गहराई से बुने हुए हैं। मॉन्क्स समाज में एक रेस्पेक्टेड पोजीशन रखते हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ को गाइड करते हैं। बुद्धिज्म के अलावा श्रीलंका में दूसरे रिलीजन्स भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। हिंदुइज्म दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है जिसे मेनली तमिल कम्युनिटी फॉलो करती है। यहाँ कई रंगीन हिंदू कोविल्स या टेम्पल्स हैं जो अलग अलग देवी देवता ओहन को डेडिकेटेड हैं। इस्लाम को श्रीलंकन मूर कम्युनिटी और मलेज प्रैक्टिस करते हैं। पूरे आइलैंड पर मॉस्क मिल सकती है और इस्लामिक ट्रेडिशंस उनकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। क्रिश्चियनिटी, जिसमें कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म शामिल हैं, के भी काफी फॉलोअर्स हैं। यह कॉलोनियल पीरियड्स के दौरान इंट्रोड्यूस हुई थी। अलग अलग डिनोमिनेशंस के चर्चेस श्रीलंका की रिलीजियस डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। श्रीलंका कई एथनिक ग्रुप्स का घर है। सिंहली सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। वे मेनली सिंहला बोलते हैं और प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट हैं। उनके ओरिजिन्स प्रिंस विजय से ट्रेस किए जाते हैं। श्रीलंकन तमिल्स दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। वे प्राइमरली तमिल बोलते हैं और मोस्टली हिंदू हैं। आइलैंड पर उनका लंबा इतिहास है, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन्स में। एक और ग्रुप है इंडियन तमिल्स, जो ब्रिटिश द्वारा प्लांटेशंस पर काम करने के लिए लाए गए लेबरर्स के डिसेंडेंट्स हैं। वे मोस्टली सेंट्रल हाईलैंड्स में रहते हैं। दूसरे छोटे एथनिक ग्रुप्स श्रीलंका के रिच कल्चरल मॉज़ेक में और इजाफा करते हैं। श्रीलंकन मूर्स अरब ट्रेडर्स के डिसेंडेंट्स हैं। वे प्राइमरली मुस्लिम हैं और तमिल या उसका मॉडिफाइड फॉर्म बोलते हैं। बर्गर्स यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स, मेनली पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश के डिसेंडेंट्स हैं। वे ट्रेडिशनली इंग्लिश या एक क्रियोल बोलते हैं। वेददास श्रीलंका के इंडिजिनस लोग हैं। उनका डिस्टिंक्ट कल्चर और लैंग्वेज धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उनके हेरिटेज को प्रिजर्व करने की कोशिशें की जा रही हैं। यह एथनिक डाइवर्सिटी एक कॉम्प्लेक्स और वाइब्रेंट सोसाइटी बनाती है। सेक्शन 6, आइडेंटिटी के एक्सप्रेशंस, लैंग्वेज, आर्ट्स और ट्रेडिशंस। लैंग्वेज श्रीलंकन आइडेंटिटी का एक की पार्ट है। सिंहला और तमिल देश की ऑनफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सिंहला को सिंहलीज मेजॉरिटी बोलती है। यह एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है जिसकी अपनी यूनिक स्क्रिप्ट है। तमिल को तमिल कम्युनिटी और कई मुस्लिम्स बोलते हैं। यह एक द्रविडियन लैंग्वेज है जिसकी अपनी स्क्रिप्ट भी है। इंग्लिश का इस्तेमाल लिंक लैंग्वेज के तौर पर वाइडली होता है। यह गवर्नमेंट, बिजनेस और हायर एजुकेशन में कॉमन है। कई श्रीलंकन्स, खासकर अर्बन एरियाज में, बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल हैं, जो आइलैंड के डाइवर्स लिंग्विस्टिक लैंडस्केप को रिफ्लेक्ट करता है। श्रीलंका में ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स का रिच हेरिटेज है। कैंडियन डांसिंग एक फेमस डांस फॉर्म है। यह अपने एक्रोबैटिक मूवमेंट्स, वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स और रिदमिक ड्रमिंग के लिए जाना जाता है। ड्रमिंग खुद में एक हाईली डेवलप्ड आर्ट फॉर्म है जिसमें अलग अलग मौकों के लिए कई तरह के ड्रम्स इस्तेमाल होते हैं। मास्क मेकिंग एक और ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। कारकेड वुडन मास्क्स रिचुअल डांसेस और परफॉर्मेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। बाटिक, जो पूरे कपड़े पर वैक्स रेजिस्ट डाइंग की एक टेक्निक है, उससे ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स बनते हैं। ये आर्ट्स जनरेशन से चली आ रही है और आइलैंड की क्रिएटिविटी को शोकेस करती है। फेस्टिवल्स श्रीलंकन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेसाक पोया सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। यह लॉर्ड बुद्धा के जन्म, एनलाइटनमेंट और पासिंग अवे को कमेमोरेट करता है। लोग अपने घरों को लैंटर्न्स से डेकोरेट करते हैं और टेम्पल्स विजिट करते हैं। सिंहला और तमिल न्यू ईयर आमतौर पर अप्रैल में दोनों कम्युनिटीज द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कई ट्रेडिशनल कस्टम्स, गेम्स और स्पेशल फूड्स शामिल होते हैं। हिंदू थाई पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल और दीपावली फेस्टिवल ऑन लाइट्स सेलिब्रेट करते हैं।
मुस्लिम्स ईद अल फित्र और ईद अल अजहा सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल्स कम्युनिटीज को एक साथ लाते हैं। श्रीलंकन कुजीन अपने डिलीशियस फ्लेवर्स के लिए जानी जाती है। राइस स्टेपल फूड है। इसे आमतौर पर कई तरह की करीज के साथ खाया जाता है। कोकोनट मिल्क कई डिशेज में एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जो उन्हें क्रीमी टेक्सचर देता है। सिनामन, कार्डमम, क्लोव्स और चिली जैसे स्पाइसेस जेनरसली इस्तेमाल होते हैं। आइलैंड की कोस्टल लोकेशन की वजह से सी फूड एबंडेंट है। पॉपुलर डिशेज में राइस एंड करी, हॉपर्स, स्ट्रिंग हॉपर्स और कोट्टू रोटी शामिल है। श्रीलंकन फूड पैलेट के लिए एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस ऑफर करता है। सेक्शन 7 द इकोनॉमिक इंजन सेक्टर्स, चैलेंजेस और एस्पिरेशंस। श्रीलंका की इकोनॉमी कई की सेक्टर्स पर रिलाई करती है। एग्रीकल्चर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। देश अपनी टी के लिए फेमस है, जिसे अक्सर सीलोन टी कहते हैं। टी प्लांटेशंस सेंट्रल हाईलैंड्स के बड़े एरियाज को कवर करते हैं। रबर और कोकोनट्स दूसरे मेजर एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं। राइस मेनली लोकल कंजम्पशन के लिए उगाया जाता है। गारमेंट इंडस्ट्री इकोनॉमी में एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। श्रीलंका कई इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए क्लोथिंग मैन्युफैक्चर करता है। टूरिज्म भी एक वाइटल सेक्टर है। आइलैंड की नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल साइट्स दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करती है, जिससे फॉरेन करेंसी आती है। इन मेन सेक्टर्स ने श्रीलंका के डेवलपमेंट में क्रूशियल रोल प्ले किया है। टी एक्सपोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल एक सेंचुरी से ज्यादा समय से फॉरेन एक्सचेंज का मेजर सोर्स रहे हैं। गारमेंट इंडस्ट्री बड़ी संख्या में लोगों, खासकर वुमन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। टूरिज्म जब थ्राइविंग होता है तो होटल वर्कर्स से लेकर टूर गाइड्स और सुवेनियर सेलर्स तक कई लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करता है। विदेश में काम कर रहे श्रीलंकन से आने वाले रेमिटेंसेस भी नेशनल इनकम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं। इन पिलर्स ने हिस्टोरिकली आइलैंड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ग्रोथ को सपोर्ट किया है, हालांकि वे अपनी वल्नरेबिलिटीज का भी सामना करते हैं। हालांकि श्रीलंकन इकोनॉमी ने सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना किया है। हाल के सालों में देश ने एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस एक्सपीरियंस किया। यह हाई डेब्ट लेवल्स, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में डिक्लाइन और ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स जैसे फैक्टर्स की वजह से था। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया, जिससे रोजमर्रा के गुड्स महंगे हो गए। देश फ्यूल और फूड जैसी एसेंशियल आइटम्स के लिए इंपोर्ट्स पर हेवीली रिलाई करता था। कुछ सेक्टर्स पर डिपेंडेंस कम करने के लिए ग्रेटर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। इन चैलेंजेस ने ऑर्डिनरी श्रीलंकन्स की लाइफ्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया है। इन डिफिकल्टीज के बावजूद श्रीलंका के फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट गोल्स हैं। गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ओन ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक रिकवरी प्लान्स पर काम कर रहे हैं कि एम्स में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना और डेब्ट को मैनेज करना शामिल है। ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना क्रूशियल है। रोड्स, पोर्ट्स और पावर सप्लाई जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना भी एक प्रायोरिटी है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस सुनिश्चित करते हुए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है। देश अपने सिटीजन्स की वेल बीइंग के लिए एक ज्यादा रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बनाने की उम्मीद करता है। सेक्शन 8 प्रेजेंट को नेविगेट करना, श्रीलंका के करंट अफेयर्स और ग्लोबल टाइज। श्रीलंका करेंटली अपने रीसेंट इकोनॉमिक क्राइसिस से रिकवर करने पर फोकस्ड है। यह क्राइसिस जो 2022 में पीक पर था, एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज और हाई इन्फ्लेशन का कारण बना। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कर रही है। इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इंटरनेशनल बॉडीज से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिली है। इन मेजर्स का एम करेंसी को स्टेबलाइज करना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कंट्रोल करना और डेब्ट को रिस्ट्रक्चर करना है। फुल रिकवरी का रास्ता चैलेंजिंग है, लेकिन ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के साइंस हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन्स बेहतर इकोनॉमिक कंडीशंस की वापसी के लिए होपफुल है। श्रीलंका का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी इवॉल्व हो रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सिग्निफिकेंट पब्लिक प्रोटेस्ट्स और पॉलिटिकल चेंजेस हुए। गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने और करप्शन के इश्यूज को एड्रेस करने के एफर्ट्स चल रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल माना जाता है। अपकमिंग इलेक्शंस देश के फ्यूचर डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी पर कंटिन्यूअस पब्लिक डिस्कोर्स हो रहा है।
गवर्नमेंट ट्रस्ट रिबिल्ड करने और सभी सिटीजन्स के लिए एक ज्यादा स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। श्रीलंका दुनिया भर के कई कंट्रीज के साथ रिलेशंस मेंटेन करता है। इसने हिस्टोरिकली एक नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी फॉलो की है। इसका मतलब है कि यह किसी मेजर ब्लॉक के साथ फॉर्मली अलाइन हुए बिना वेरियस ग्लोबल पावर्स के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश करता है। इंडिया एक क्लोज नेबर और ट्रेड और कल्चर में एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर बन गया है। श्रीलंका के वेस्टर्न नेशंस, जापान और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ भी इम्पोर्टेंट टाइज हैं। ये रिलेशंस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए क्रूशियल हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज श्रीलंका में एक ग्रोइंग कंसर्न है। डिफॉरेस्टेशन से वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट का लॉस हो रहा है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, खासकर एलिफेंट्स के साथ, एक चैलेंज है। कोस्टल इरोजन और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी सीरियस इश्यूज हैं। कंजर्वेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के ऑनगोइंग एफर्ट्स हैं। आइलैंड की रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना वाइटल है। टूरिज्म, एक की इकोनॉमिक सेक्टर को भी रिवाइव करने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फोकस सस्टेनेबल टूरिज्म पर है, जो लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट दे और नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करे। सेक्शन 9, रेजिलियंस और टुमारो श्रीलंका का फ्यूचर। श्रीलंका के लोगों ने अपनी पूरी हिस्ट्री में रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई है। उन्होंने एंशिएंट इन्वेशंस से लेकर कॉलोनियल रूल तक न्यूमरस चैलेंजेस का सामना किया है। मोर रिसेंटली उन्होंने एक लॉन्ग सिविल वॉर और एक सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस एंड्योर किया। इन हार्डशिप्स के बावजूद श्रीलंकन्स ने कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ और रीबिल्ड करने का डिटर्मिनेशन दिखाया है। रेजिलियंस की यह स्पिरिट नेशन के लिए एक की एसेट है। यह होप प्रोवाइड करती है कि करंट डिफिकल्टीज को भी ओवरकम किया जा सकता है। अडेप्ट करने और परसिवियर करने की एबिलिटी आइलैंड के कैरेक्टर में डीपली इंग्रेंड है। श्रीलंका में फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है। इंडियन ओशन में इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक मेजर एडवांटेज बनी हुई है। इस पोजीशन को ट्रेड, लॉजिस्टिक्स और मैरिटाइम सर्विसेज के लिए लेवरेज किया जा सकता है। आइलैंड फर्टाइल लैंड और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स सहित एबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेस्ड है। इसकी ह्यूमन कैपिटल रिलेटिवली हाई लिटरेसी रेट के साथ एक और वैल्यूएबल एसेट है। अगर इन स्ट्रेंथ्स को इफेक्टिवली हार्नेस किया जाए तो श्रीलंका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सकता है। डाइवर्स कल्चर, टूरिज्म और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में यूनिक अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है। इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल यूनिटी और रिकंसिलिएशन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए क्रूशियल है। एक साउंड फाइनेंशियल फुटिंग सुनिश्चित करने के लिए कंटिन्यूड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने से यूथ एम्पावर होंगे। सभी सेक्टर्स में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एसेंशियल है। गुड गवर्नेंस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। आगे की जर्नी के लिए कलेक्टिव एफर्ट और फ्यूचर के लिए एक शेयर्ड विजन की जरूरत है। आगे देखते हुए श्रीलंका के पास सक्सेस का एक नया चैप्टर लिखने की अपॉर्चुनिटी है। दी पर्ल ओन ऑफ द इंडियन ओशन एक बार फिर ब्राइटली शाइन कर सकता है। पास्ट से सीखकर और फ्यूचर को विजडम के साथ एम्ब्रेस करके नेशन अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। फोकस सभी सिटीजन्स के लिए एक इंक्लूसिव और प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने पर होना चाहिए। कंटिन्यूड एफर्ट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ श्रीलंका होप और प्रॉमिस से भरे फ्यूचर की ओहर देख सकता है। इसके लोगों की रेजिलियंस अनडाउटेडली इस ब्राइटर टुमारो को शेप देने में वाइटल रोल प्ले करेगी।